अरे, मैंने भी यही पूछा था कल आते ही। शिकायत करनी हो कभी तो नाम याद रहना चाहिए, है ना। हाँ। कल जो पढ़ा था वो याद है क्या आप लोगों को? A to Z सब लोगों को घर जाके रिवाइज किया क्या आप लोगों ने? सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया? हाँ। उनको जरूरत भी नहीं है, बिजी हैं वो लोग। ठीक है, ओके। तो एम आई ऑडिबल इन द लास्ट? आ रही है आवाज पीछे आप लोगों को? ओके। तो कल तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है क्या? है? तेज बोलो थोड़ा सा बेटा, लाउडर। क्वेश्चन ही नहीं समझ, सुना ही नहीं आता मुझे। हाँ। सब सेक्शन अलग चीज है। सब सेक्शन अलग चीज है, वो भी आएगी आपके। मैं बता देती हूँ एक बार। पेन का है इसका? ये ऐसे लिखा जाता है बेटा। सो सेक्शन 2, अब अगर इसमें कोई सब सेक्शन है तो वो नंबर में ही आएगा। सब सेक्शन 2 क्लॉज ए। तो अल्फाबेटिकली जो लिखते हैं उसको क्लॉज बोलते हैं, और जो ब्रैकेट में लिखते हैं नंबर उसको सब सेक्शन बोलते हैं, और जो बाहर लिखते हैं उसको सेक्शन। ऐसे होता है। क्या पूछना चाह रहे थे, क्लियर हुआ? इसको आप शायद सब सेक्शन बोलना चाह रहे थे, ये को ये नहीं होता, ये क्लॉज ही होता। ओके, सो कल तक का जो अपन ने पढ़ा, वाई ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यही तो पढ़ा था मौली। और क्या पढ़ा था कल की क्लास में बेटा? अपन ने यही पढ़ा था कि सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि सारे अग्रीमेंट्स में लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती ना बेटा। कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे सोशल नेचर के भी होते हैं। जैसे आपने मुझे कहा पार्टी दोगे, आपने दी नहीं, फिर तो मैं आपको सू नहीं कर सकती ना, कि वो सोशल नेचर का अग्रीमेंट है। तो सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, सिर्फ वो वाले ही बन सकते हैं जिसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी हो। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो अग्रीमेंट होते ही हैं, क्योंकि जब तक अग्रीमेंट नहीं बनेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऑलराइट मॉली, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। कल की पूरी क्लास में यही तो पढ़ा था अपन ने। ओके, so now moving ahead to essentials of valid contract section 10। कल अपन ने कौन सा सेक्शन पढ़ा है? सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये पढ़ा अपन ने कल। आज अपन पढ़ेंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। सेक्शन 10 जो है आपका, वो ये कहता है कि बेसिकली आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या इसेंशियल पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे, राइट। कॉन्ट्रैक्ट तो अपन सब कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? वैलिड। वैलिड का मतलब सही होना चाहिए। एक तो टर्म होता है आपका वैलिड, और एक टर्म होता है आपका वॉइड। तो वॉइड का बेसिकली मतलब कोई बता सकता है क्या होता है वॉइड? वॉइड का मतलब होता है जीरो, नल, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं है वो, राइट। तो वॉइड का मतलब जीरो, नल, और वैलिड का मतलब सही। ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे। तो अब अपन ये पढ़ रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, पढ़े कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाए, यस और नो?
यहाँ पे एक तो इन्होंने बता रखा है एज गिवन बाय सेक्शन 10, ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये तो इन्होंने सेक्शन 10 में अपने मेंशन कर रखे हैं कि सेक्शन के हिसाब से ये पॉइंट्स होने चाहिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना रहे हो तो, ठीक है। और ये बता रखें कि ये सेक्शन में तो गिवन नहीं है लॉ में तो, लेकिन ये भी होने चाहिए वरना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन नहीं सकता। इसीलिए एक पर्टिकुलर चीज आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, since section 10 is not complete and exhaustive, तो ये इन्होंने बोला है कि सेक्शन 10 अपना कंप्लीट नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये 5 पॉइंट कवर नहीं होते जो कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो आपको क्वेश्चन में सेक्शन 10 के पॉइंट्स पूछे तो आपको ये 6 ही लिख के आने, ये 5 नहीं लिखने, ठीक। अगर वो आपसे ये लाइन पूछे दैट सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, एक्सप्लेन, राइट, तो उस केस में आपको यही चीज समझा के आनी है कि सेक्शन 10 वैलिड पॉइंट्स के ये 5 पॉइंट कवर नहीं करता, दैट इज व्हाई वी से दैट दिस इज नॉट कंप्लीट। यही बात, ये लाइन समझ में आई? ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, टिक कर लो इसको बुक में, बुक खोल के रखो, बुक और कॉपी दोनों खोल के रखो। सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल अभी आना बाकी है अनमोल, भागो मत बेटा, जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे समझते जाओ। अच्छा बता देते शायद आप मुझे वॉइड का मीनिंग, सिर्फ डाउट से लिखे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। किया आपने इसको अंडरलाइन? अभी अगर 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हो क्या आप इसको, सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, एक्सप्लेन। तो सेक्शन 10 कंप्लीट क्यों नहीं है? Why? Because it does not contain these 5 पॉइंट। अगर उसने सेक्शन 10 के हिसाब से आपसे पॉइंट्स पूछे तो कौन से पॉइंट्स लिख कर आओगे? 6 पॉइंट्स लिख कर आओगे, ठीक है। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग? अब अपन इंडिविजुअली ये पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन अपन लास्ट में पढ़ेंगे, पहले पॉइंट्स पढ़ेंगे। पेज नंबर 1.5 पे आइए। कॉन्ट्रैक्ट, आज गर्मी ज्यादा हो रही है क्या आपकी क्लास में, या कल भी इतनी थी? दोनों किताबें के? हाँ, फिर आवाज नहीं आएगी। ठीक है आएगी। अच्छा वही करना, वापिस पूरा घुमाना पड़ेगा? अच्छा वो 1 2 3 वैसे। नहीं ये स्विंग होने लग गया ना बेटा, एक जो आ रही थी वो भी गई अब। ओके, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले एसेंशियल के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को एसेंशियल बनाने के लिए अपने को क्या पॉइंट्स कवर करने होंगे। बेटा बुला ला उनको इधर से, कोई नहीं पाएगा। कहाँ कहाँ करना ज्यादा ये? हाँ एक्चुअली यही है, अभी दबा के रखो तो ये इकलौता हमारा सारा, इसको आप इसका स्विंग बंद कर दो बस। अब ये रुकता है थोड़ी देर बाद जाके और वहां वहां देता है फिर। ठीक है जितनी देर चलता चला लेते। तो पॉइंट्स की डेफिनेशन मैं बेटा जो जो मैं टिक करवा दूंगी आपको, डेफिनेशन जो भी याद करनी है मौली वो आई विल मेक श्योर दैट आई एम गेटिंग इट टिक, अभी तो समझते जाओ पहले। ऑलराइट, सो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम कितनी पार्टी चाहिए होती है? 2 पार्टी। हम अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है? हम खुद ही ऑफर देते हैं, खुद ही एक्सेप्ट कर ले, राइट, तब तो सभी बढ़िया है फिर।
तो एटलीस्ट एक ऑफर देने वाला होना चाहिए और एक उस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो मिनिमम कितनी पार्टीज हो गई कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 2 पार्टीज, राइट। तो यहाँ देखिए, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। अब इसमें आप पहले एक बात समझ लो, दो ऑप्शन है आपके पास। नोट्स में अपने को क्या करना होगा, जो सेक्शन की डेफिनेशन है ना, वो तो आपको एज इट इज लर्न करनी होगी। सेक्शन की डेफिनेशन जैसे अपन ने सेक्शन 2 की पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, अग्रीमेंट की पढ़ी, प्रॉमिस की पढ़ी, ये तो एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी कंटेंट आपके दे रखा है वो आप वैसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने की वो ये है कि अब अपनी लैंग्वेज में तो हम लिख लेंगे मैम, लेकिन इसको याद कैसे करें? तो याद करने के लिए कई बार ऐसा माइंडसेट होता है कि नोट्स होने चाहिए, नोट्स से याद हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको कीवर्ड्स टिक करवाऊंगी हर पैराग्राफ में, जहां जहां भी पैराग्राफ बड़ा है, अगर 2 लाइन का है तब तो वो याद ही करोगे, बट अगर बड़ा है तो मैं उसमें कीवर्ड्स आपको टिक कराऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप नोट से याद कर सकते हो तो आप घर जाके कॉपी में उन कीवर्ड्स को लिख सकते हो कि भाई ये 4 बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी, ठीक। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे बुक से ही इसको कर सकते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको कॉपी में नोट्स बनाने ही बनाने हैं। मेरा जो फोकस है वो ये है कि आप इसमें कॉन्सेप्ट समझ लें और उसको याद कर लें। अब याद आप कैसे करते हो ये हर जने का अपना तरीका होगा, किसी को लिख कर याद होगा, किसी को टिक करके होगा, किसी को पॉइंट्स बना के होगा, किसी को सीधे हो जाएगा। so this is up to you for this is for you to decide, राइट। तो ये नहीं समझना अपने को कि अपने पास नोट्स अलग से नहीं है, यही नोट्स है। ये अंडरलाइन ध्यान से करनी है और जितना बताऊं उतना ही अंडरलाइन करना, ज्यादा नहीं करना है, राइट। कईयों की आदत होती है पूरी बुक को अंडरलाइन कर देते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो ही नहीं दिखता, बाकी सब दिख जाता है, राइट। तो जितना मैं बताऊं उतना अंडरलाइन करते जाना। कॉपी में अगर आप घर जाके लिखना चाहो, पॉइंट्स बनाना चाहो, मोस्ट वेलकम। सीधे याद करना चाहो तो याद वैसे कर लो, ठीक है। याद होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। ओके, सो 2 पार्टीज में जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बात हो रही है वो ये होती है कि वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। एक जना खुद ही खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए होगी? 2 पार्टी, एक जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है और एक जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और इसमें इन्होंने बता रखा कॉन्ट्रैक्ट में भी मेड बाय नेचुरल पर्सन्स एंड बाय अदर हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। तो जैसे कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं क्या? कर सकती हैं। तो नेचुरल पर्सन वाला कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जिस व्यक्ति की जिस भी कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस है, फर्म की लीगल एग्जिस्टेंस है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंपनियों के नाम पे तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। It is necessary to remember that identity of parties may be ascertainable. तो आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए? ascertainable, समझने योग्य, कि अपन उसकी आइडेंटिटी को समझ सकें। ओके, तो अंडरलाइन नहीं किया था क्या आप लोगों ने? कर लिया था? ओके, तो 2 पार्टीज की जब हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि आप अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कितनी पार्टीज होनी चाहिए? बोलोगे तो नींद नहीं आएगी। कितनी होनी चाहिए? 2। पहली कौन सी? who is making the contract, and second who is accepting the contract offer। बोल लो कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 2 तरीके के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है? नेचुरल पर्सन, और दूसरी कौन सी है? आर्टिफिशियल विथ लीगल एग्जिस्टेंस, राइट। और लास्ट में आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए? असर्टेनेबल। अब ये पॉइंट्स अगर याद है तो लैंग्वेज बन गई आपकी। अब लैंग्वेज आप खुद ही अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। तो कीवर्ड्स अगर बुक के आप लिख कर आओगे ना तो आपकी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी बनेगी। अब कीवर्ड्स ही तो याद करने, लैंग्वेज रटनी नहीं है आपको, ठीक।
Now coming on point, next point, parties must intend to create legal relationship. तो parties का क्या intention होना चाहिए? legal relationship create करने का intention होना चाहिए. इसको ध्यान से समझेंगे आप. इसमें एक तो ये बैल्फर वर्सेस बैल्फर केस को अंडरलाइन करूँ. ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, बैल्फर वेल्फर सरनेम है, जैसे अपने होते हैं गुप्ता वर्सेस गुप्ता. ये जो होते हैं ये केस लॉज होते हैं जो रियल टाइम केसेस पे बेस्ड है. तो रियल टाइम केसेस पे बेस्ड है. जैसे हस्बैंड वाइफ थे, उनके बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट हुआ और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई, तो इन्होंने उस कोर्ट केस को नाम दिया बैल्फर वर्सेस वेल्फर. मतलब दोनों आमने सामने थे. वर्सेस अपन तभी लगाते हैं ना, आमने सामने. तो उस केस लॉ में क्या बात हुई उस रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं. तो सीधे इसके एग्जाम्पल पे आओ. एग्जाम्पल नंबर 6 पे, Lekpal promises to pay ₹5 lakh to his son if the son passes the CA exam. लेखपाल ने कहा कि अगर आपने सीए का एग्जाम पास किया तो कितने पैसे मिलेंगे? 5 लाख. लेखपाल फादर हो गए और सन आप लोग हो गए, सब 5 लाख रुपए मिलने वाले सीए पास करते ही. ऑन पासिंग द सीए एग्जाम द सन क्लेम्स द मनी. एग्जाम पास करने पे सन ने कहा लो निकालो 5 लाख. राइट. Here the son could not recover as it was a social agreement. तो यहाँ पे जो सन है वो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि अग्रीमेंट कैसे नेचर का था? सोशल नेचर का था. इसमें कोई लीगल नेचर इन्वॉल्व था क्या? कोई स्टैम्प पेपर पे बात हुई थी क्या? कोई सिग्नेचर वगैरह करवाए थे क्या पिताजी से? कोई नोटरी वोटरी से कि मैं तो सीए बन जाऊंगा, आप यहाँ स्टैम्प पेपर पे साइन करो, नोटरी से ऑथोराइज करवाएंगे, 5 लाख रुपए दोगे, तब तो आप क्लेम कर सकते थे. राइट. बट यहाँ पे जब अपन बात कर रहे हैं तो ये जो अग्रीमेंट है ये सोशल अग्रीमेंट है. इसीलिए अपन ये कहते हैं कि सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते क्योंकि ये सोशल अग्रीमेंट है. और कॉन्ट्रैक्ट तो वही अग्रीमेंट बन सकता है जिसमें क्या हो? लीगल एनफोर्सिबिलिटी. राइट. तो यहाँ पे अब पॉइंट नंबर 5 पे आओ. A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. हस्बैंड अब्रॉड गए थे, उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि भाई हम आपको एक फिक्स अमाउंट है जो मेंटेनेंस आपके खर्चे के लिए हम देते रहेंगे आपको. हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस अमाउंट. हस्बैंड वो प्रॉमिस अमाउंट पे करना भूल गया या फेल हो गया, नहीं दिया उसने. वाइफ ने स्यू कर दिया. स्यू कर दिया मतलब लीगल एक्शन ले लिया कि मेरे पैसे नहीं आ रहे, हर महीने की दिक्कत हो रही है, फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट. हेयर इन दिस केस वाइफ could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship. अब अगर इसी केस में डिवोर्स हो जाता, कोर्ट कहती कि डिवोर्स के बाद आपको अपनी वाइफ को देने इतने पैसे, तब वो क्लेम कर सकती थी ना, क्योंकि उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन था. राइट. सो सेकंड पॉइंट अपन यही पढ़े हैं कि दो पार्टीज में क्या इंटेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? इसकी थ्योरी देखो, अंडरलाइन कर लो इसको. कि सबसे पहली बात तो ये दे रखी है कि इंटेंशन होनी चाहिए पार्टी की, और दूसरी सोशल नेचर के या डोमेस्टिक टाइप के जो अग्रीमेंट होते हैं वो एनफोर्सिएबल नहीं हो सकते. सोशल नेचर के जैसे आप सोसाइटी में कोई आपको शादी का कार्ड आया, वो आपको ऑफर करके गए कि शादी में आना, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया, फिर आप तो नहीं पहुंचे, तो उन्होंने आपको घर पे बिल भिजवा दिया कि हमारी ये 4 प्लेट का बिल भर दो. आपने कहा था आप आओगे, हमने आपके हिसाब से प्लेट अरेंज कर दी, आप पहुंचे नहीं, तब 4 प्लेट का बिल आपको भरना है. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता ना. क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कैसा अग्रीमेंट है? सोशल नेचर का. राइट. डोमेस्टिक जो अपने घरेलू अग्रीमेंट्स होते हैं, मम्मी पापा ने कहा शाम को घुमाने ले जाएंगे, आपने कहा वो लेकर नहीं गए, शाम हुई, आप तो इंतजार में बैठे, उन्होंने शाम को मना कर दिया कि कोई नहीं घूमने जाएंगे, पढ़ो चुपचाप, तो आप बोलो सी यू इन द कोर्ट. राइट. इज दैट पॉसिबल? नहीं ना. क्यों? क्योंकि कैसा अग्रीमेंट है? डोमेस्टिक. डोमेस्टिक घरेलू.
राइट. तो सोसाइटी रिलेटेड इज सोशल अग्रीमेंट एंड फैमिली रिलेटेड इज डोमेस्टिक. तो ऐसे अग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन जनरली नहीं होता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लीगल ऑब्लिगेशन होना. एनी डाउट? समझ आ रहा है आप लोगों को? अब इसमें अभी वैसे आने वाले चैप्टर्स में एक्सेप्शन आएंगे कि कब आपके फादर और ये जो डोमेस्टिक नेचर के हैं इसमें कंसिडरेशन के बिना काम चल जाता है या कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वो तब का तब पढ़ेंगे. अभी बस इतना ही समझ लो. ठीक. अब आइए आप पॉइंट नंबर 3 पे. पॉइंट नंबर 3 है आपका अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस. कुछ और फॉर्मेलिटीज भी हैं जो आपको कंप्लाई करनी होगी कुछ केसेस में. अ कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन. ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है. टिक करो इस लाइन को. हो गया भाई. कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन. तो एक कॉन्ट्रैक्ट अपने को जनरली ऐसा लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होता है वही वैलिड होता है, जो ओरल में होता है वो वैलिड नहीं होता. बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है. कॉन्ट्रैक्ट बेटा आपका रिटन भी वैलिड है और स्पोकन भी वैलिड है, ओरल भी वैलिड है. बस ये प्रॉब्लम आती है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रूव करने में टाइम लगता है, प्रूफ नहीं होता. रिटन में तो प्रूफ इजीली हो जाता है. तो ये प्रॉब्लम अलग चीज है. बट कॉन्ट्रैक्ट को आप ओरल के बेसिस पे वॉइड नहीं कह सकते कि उसने तो मुंह जबानी बात करी थी तो मैं उसको मना कर दूं जाके, या मैं उसकी बात मैं अपनी बात से पलट जाऊं. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा वैलिड है? रिटन भी वैलिड है और ओरल भी वैलिड है. यस और नो? अंडरलाइन किया आप लोगों ने? As to legal effect, there is no difference between written contract and contract made by word of mouth. तो word of mouth के नीचे लिख लो oral. word of mouth के नीचे लिखिए oral. word of mouth के नीचे लिखना oral. ये आज सुबह से ऐसे बैठे हो क्या आप लोग? भूलेंगे अभी. लास्ट क्लास में तो मुश्किल ही है एकदम. और इफ आई एम गेटिंग ट्रबल तो फिर वो आप लोगों के भी वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है. तो ओके. सो पहली बात समझ में आ गई आपको? रिटन और स्पोकन दोनों वैलिड हैं क्या, या खाली स्पोकन वैलिड है? दोनों वैलिड है 100%. ठीक है. बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन. ये कह रहा है बट लोगों के हित में ये है, लोगों के वेलफेयर में ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? बिकॉज इट इज इजी टू प्रूव. आसानी से प्रूव कर सकते हो आप. इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड. कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फॉर्मेलिटी भी कंप्लाई होती हैं, जैसे रजिस्टर करवाना, नोटरी से साइन करवाना, विटनेस होने चाहिए 2, तो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना. तो ये सारी फॉर्मेलिटीज जब पूरी कंप्लाई हो जाएंगी तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानोगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लिख लो इसके आगे सच एज फॉर्मेलिटी, सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. लिख लो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. बुक में ही लिख लेना आगे, बुक में ही. फॉर्मेलिटी सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, presence of witness, presence of witness, and third point authorized by notary. नोटरी समझते हो? सबने फॉर्म, एग्जाम फॉर्म वगैरह करवाते होगे नहीं? नोटरी में authorized by notary, NOTARY, are included in the completion of the contract, are included in the
कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है आपका लीगल। स्टैट्यूटरी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी, ऐसा नहीं हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन हमने विटनेस को नहीं बुलाया या रजिस्टर्ड पेपर पे करवाना था, स्टैंप लगवाना था, वो नहीं लगवाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड फॉर्मेलिटीज हैं, वो सारी की सारी ही फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल है, इसको टिक कर लो, ये केस स्टडी भी बन के आ सकता है ये वाला एग्जाम्पल। इंश्योरेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्ट एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बेटा रिटन ही होना चाहिए, इंश्योरेंस का ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इसके आगे एक लाइन लिख लो, इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, is the contract of insurance valid in written form? Is the contract of insurance valid in written form? उसके आगे लिख दो नो, yes, valid in written form, yes लिखो, yes it is valid, yes it is valid only in written form, not in oral form, not in oral form। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिटन या ओरल? ओरल हुआ तो क्या मानेंगे उसको, वॉइड। ओरल हुआ तो क्या मानेंगे, रिटन हुआ तो, ओरल हुआ तो, रिटन हुआ तो, ओरल हुआ तो, रिटन, ओरल, रिटन, ओरल, ओरल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि आपका जो अग्रीमेंट है वो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब है नॉट क्लियर, लिख लो ये वर्ड का मीनिंग, वेग का मतलब नॉट क्लियर। तो वेग नहीं होना चाहिए मतलब क्लियर होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल देखो, ए अग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ए ने बी को कहा कि मैं आपको 100 टन ऑफ ऑयल बेचूंगा, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम है, इस कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी की प्रॉब्लम है बेटा। कौन सा तेल बेचेगा वो, सिर में लगाने का तेल, गाड़ी चलाने का तेल, उसमें भी रिफाइंड चाहिए, फिल्टर चाहिए, सरसों का चाहिए, ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, बहुत सारी वैरायटी होती है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लैरिटी थी क्या, यस और नो? नो मैम। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्यों हो गया, किसकी वजह से, एब्सेंस ऑफ सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी का मतलब कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं आपको ये पर्टिकुलर इस कैटेगरी का तेल इतने रुपए में बेचूंगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर सर्टेनिटी नहीं है, आधा अधूरा है या क्लैरिटी की कमी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, एक और एग्जांपल दे रखा है इसमें। XYZ Limited agreed to lease the land on to Mr. A for indefinite years. XYZ Limited ने कहा कि हम A को लैंड देंगे लीज पे अनलिमिटेड ईयर्स के लिए। तो ले जा, देख लेंगे कितने साल के लिए दिए लैंड, हो सकता है 10 साल तक भी नहीं पूछा, हो सकता है 5 साल बाद ही मांग लो वापस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ क्या, क्यों? क्योंकि इसमें सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स नहीं थे। आपको बताना पड़ेगा कि भाई 5 साल की लीज दी, 4 साल की लीज दी, 2 साल की, 2 साल 6 महीने 18 दिन, सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। मैं आपको कहूं कि अगर आप सीए बन जाओगे तो मैं यहां से मैजिक करके आपको खजाना निकाल के दूंगी, राइट। सो आर यू गोइंग टू ट्रस्ट मी? सीए तो आप अपनी इच्छा से बन ही जाओगे, लेकिन आप इस मैजिक वाले खजाने के लिए सीए बनोगे क्या? नहीं, क्यों नहीं बनोगे, क्या दिक्कत है, खजाना मिल रहा है।
पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे वादे करते ना चांद तारे तोड़ के लाएंगे, तो ऐसे वादे बेटा उसको मत करना जिसको लॉ आती हो, ठीक है। तो बिकॉज हाँ, जैसे यहाँ से आलू डालो वहां से सोना निकलता है, राइट। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की कमी है। आलू से सोना बन जाए तो कितने मजे हो जाए अपने तो सबके, राइट। तो यही इसमें बता रखा है, यस यस यस। द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, अंडरलाइन करो केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस पे, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। Agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. तो ऐसा कोई अग्रीमेंट किया जिसके एक्ट को परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल है, उस अग्रीमेंट को अपन एनफोर्स नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? देखो एग्जांपल यही है, ए अग्रीज विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए ने बी को के साथ अग्रीमेंट किया कि मैं जादू से मैजिक डिस्कवर करूंगा। द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, एनफोर्स मतलब अप्लाई नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। तो ये अग्रीमेंट प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता पर बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म, राइट, अंडरस्टूड। तो ये 6 पॉइंट्स जो अपन ने पढ़े, इनमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? एनी डाउट टू एनी पॉइंट? पक्का किसी में नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वालों को तो होगी यार, ऐसे थोड़ा। मौली डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत लिखी थी बेटा, आंसर तो दे दिया था मैंने, अगली बार सही लिखना। एनी अदर डाउट टू एनी ऑनलाइन स्टूडेंट और शैल आई प्रोसीड? ठीक है, तो अब अपन आ रहे हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स। ये तो अपन ने यहाँ पे अभी तक जो पॉइंट पढ़े वो तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि एसेंशियल पॉइंट्स का पार्ट नहीं थे सेक्शन 10 के हिसाब से, राइट। तो अभी तक अपन ने जो 5 पॉइंट पढ़े, ये पांचों पॉइंट एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट वैसे तो है बट सेक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये मत कहते ना कि एसेंशियल पॉइंट ही नहीं है, एसेंशियल पॉइंट है लेकिन सेक्शन 10 के हिसाब से नहीं है। इज दिस क्लियर? ये छोटी छोटी बातें ये क्लियर होनी चाहिए। कितने लोगों को नींद आ रही है? इसको तो आएगी क्या? एनीबडी एल्स? वैसे 7 वालों को भी आएगी ऐसा। एनीबडी एल्स? और किसी को नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही है बट बोल नहीं सकते ऐसा। चलो अब आइए अब इसके 6 पॉइंट्स पे कि सेक्शन 10 के हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सेक्शन 10 के हिसाब से अपन ने पहला पॉइंट जो कल की क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था कि अग्रीमेंट होना जरूरी है। और अग्रीमेंट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इस लाइन को, इस पैराग्राफ को खुद से पढ़ो, कल अपन ने पढ़ा था एग्जैक्टली वही है। रीड इट, मन में पढ़ो, ऐसे झिंगुर मत बनो। आवाज आती ना बारिश में झिंगुरों की, गूं गूं गूं। तो मन में पढ़ो लाइक अ सीए। बुक है तो बुक में पढ़ लो, नहीं तो सामने पढ़ लो। पढ़ना है लेकिन बेटा अभी पूछते हैं, आज डेफिनेशन पूछनी थी ना। हाँ पूछ लो मैम, टाइम पास हो जाएगा, सबसे पहले तुमसे पूछेंगे सारी। पूछते हैं। तो इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन दे रखी है? एक तो सेक्शन 2 क्लॉज ई की। तो सेक्शन 2 क्लॉज ई की डेफिनेशन कौन से, किस चीज की थी? अग्रीमेंट की। और एक दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज बी की, वो किसकी थी? एक्सेप्टेंस की थी। किसकी थी? दोनों की थी, एक्सेप्टेंस प्लस प्रॉमिस। सेक्शन 2 क्लॉज बी में दोनों आता था ना, कि एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस होते क्या बन रहा था? प्रॉमिस बन रहा था। तो ये डेफिनेशन कल पढ़ी थी अपन ने दोनों, वही है। इसके अलावा कुछ है क्या?
तो अब कुणाल यहाँ पे आएंगे और सारी डेफिनेशन विद सेक्शन अपने को बोल के सुनाएंगे। आइए कुणाल प्लीज, वी वेलकम यू। तालियां बजवाओ। आओ। पढ़ाना नहीं है बेटा, सेक्शन बोल, डेफिनेशन बोल के बतानी है। हाँ अच्छे से, ये इधर देख कर नहीं उधर देख कर। हाँ कमान। इंग्लिश नहीं, लॉ बोलनी है। पूछना नहीं है, सुनाना है। बोलना पड़ेगा। हाँ कि सुना ही आ जाए बस। हाँ 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 बोलो, हम पीछे वाले भी मैनेज कर ही लेंगे, बोलो तो सही। बोलो बोलो कमान। सुन यार। हाँ चल सुनाओ। of the 1870 that it is। वेरी गुड, ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। अब सेक्शन 2 क्लॉज ए में क्या था? ऑफर। सेक्शन 2 क्लॉज बी प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस। तो एक डेफिनेशन प्रॉमिस की बता दो। Promise comes in the section 2 clause B of the Indian Act 1872 that a promise is that or I said it via प्रॉमिस है, प्रॉमिस ही। तो वापस से देखो, अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। यही बोल दो इतनी सी, यही बोली थी हमने तो कुछ और। ठीक है चलो ओके। तो प्रॉमिसर क्या होता है बस ये बता दो। प्रॉमिसर कौन होता है? प्रॉमिसर, हाँ ऑफरर। नहीं ये ऐसे लिखोगे कि मैं हूँ ऑफरर। एग्जाम में कैसे लिखोगे कि हु इज प्रॉमिसर? नहीं, हु मेक्स द प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस ही कौन होता है? टू हुम प्रॉमिस इज मेड। डेफिनेशंस याद है बाकी आप लोगों को सबको? ठीक है ओके। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एज इट इज सेम था जो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। कुछ अलग मिला क्या पॉइंट 1 में? ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लो फिर फ्री कर देंगे आपको। नहीं इसके बाद एक और पढ़ाएंगे फिर फ्री कर देंगे, ठीक है। सो फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होती है? ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं तुम्हारी ये जमीन खरीदना चाहता हूं। बी ने उसके लिए हाँ कह दी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ने बी को ये ऑफर जब दिया था तब उसने उसकी कनपटी पे बंदूक लगा रखी थी, बस एक छोटी सी जिससे गोली निकलती है, राइट। तो उसने एट द पॉइंट ऑफ द गन उससे ये पूछा कि मैं तुम्हारी ये जमीन इतने में खरीदना चाहूंगा, तुम दोगे क्या? यहाँ पे बंदूक लगी हुई थी उसके, उसने हाँ बोल दी, उस एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस होते ही अग्रीमेंट बना, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बनी, कॉन्ट्रैक्ट बना, सब कुछ हो गया, राइट। फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? वॉइड। तो बोलने वाले ने बोला, ए ने बोला भाई कंसेंट थी ना, कंसेंट होनी चाहिए। तो लॉ कहता है कि कंसेंट तो थी बट फ्री कंसेंट नहीं थी। फ्री कंसेंट का मतलब अपनी इच्छा से दी गई कंसेंट नहीं थी, जबरदस्ती उससे कंसेंट ली गई थी। दैट इज नोन एज फ्री कंसेंट। इसके आगे लिख लो, कंसेंट विच इज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली। consent which is given freely and willingly। consent which is given freely and willingly मतलब अपनी इच्छा से, मन से, जबरदस्ती किसी दबाव में आकर अगर कंसेंट दी है। उसको बोला, ए ने बी को बोला जमीन मेरे नाम का वरना सी को किडनैप कर लेंगे, राइट। तो उसने उस दबाव में हाँ बोल दिया, राइट। तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं है, बाद में डिस्कस कर लेना बेटा, ठीक। सिमिलरली किडनैप के बाद जब अपन बात करें, ए कोई बड़ा नेता है, उसने ये कहा कि ये जमीन मेरे नाम कर दे वरना तेरी नौकरी तो गई, उसने इस दबाव में आके हाँ कह दी। तो उसने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया ना, अपनी बस उसके बाद जो भी डोमिनेटिंग पावर्स थी उसको एडवर्स वे में यूज किया, राइट। तो उसने हाँ तो बोला, लेकिन हाँ अपनी इच्छा से बोला क्या? नहीं बोला।
दबाव में आके बोला, तो किसी भी प्रेशर में आके किसी भी दबाव में जाकर अगर आप हाँ बोल रहे हो तो उसको कंसेंट मानेंगे, लेकिन फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। तो सेक्शन 10 यही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड बनाना है तो क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट। एक चीज और आ रही है इसमें, सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 कार हैं, एक तो मेरे पास नहीं, व्हाट्स योर नेम, अंश, एंड योर नेम मनन। तो अपने पास 2 पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, अंश एंड मनन। अंश के पास 2 कार है, एक तो है इनके पास मर्सिडीज और एक इनके पास है नैनो, ठीक है। तो ही हैज गॉट 2 कार्स। अब मनन को ऐसा लगता है कि अंश के पास तो सिर्फ मर्सिडीज है, नैनो का उसके पास उसको कोई आइडिया ही नहीं था। अंश ने कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ यार 5 लाख रुपए में। मनन ने कहा मैं खरीद लेता हूँ, राइट। उसको क्या लगा, उसको ये लगा कि इसके पास तो सिर्फ मर्सिडीज ही है, मर्सिडीज मिल रही है 5 लाख में, और क्या चाहिए। उसने मनन ने अंश को 5 लाख रुपए दे दिए, अंश ने अपनी कार भिजवा दी। वहां जब पहुंची तो वो मर्सिडीज बेचारी नैनो बन के पहुंची, राइट। तो अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि किसी ने किसी साथ फ्रॉड नहीं किया, ये सिर्फ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, क्लैरिटी तो नहीं थी, उसके अलावा इनकम्प्लीट थी। तो इसमें सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं हुई बात। सेम थिंग का मतलब एक ही चीज की बात नहीं हुई, एक ही सेंस में बात नहीं हुई। 2 मिनट बाद जमा लेना बेटा बैग, अब सबसे लास्ट में जाओगे तुम। तो सेम थिंग इन द सेम सेंस का मतलब जो जिस सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहे थे उस पर कंफ्यूजन था, राइट। तो अब इसमें कोई किसी के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं करेगा, बस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, उसके 5 लाख वापस उसके पास और उसकी नैनो उसके पास, दोनों अपने अपने घर पे खुश। याद रहेगा ये एग्जाम्पल। तो आप देखो फ्री कंसेंट में 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing। अंडरलाइन करेंगे, जिनका बैग जम गया वो खोल के अंडरलाइन करेंगे बुक को। सेम बुक निकाल लो बेटा, है ही नहीं, होगी तो अभी तो होगी ही नहीं, पक्का नहीं है बुक। सेम थिंग, तो कॉपी निकालो और उसमें लिखो फ्री कंसेंट के आगे सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसके आगे चाहो तो ये अपने रेफरेंस के लिए मर्सिडीज और नैनो लिख लो जो याद आ जाए शॉर्ट में। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड। इसका मतलब दोनों एक ही बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास एक लीगल टर्म है लैटिन वर्ड में जिसको कहते हैं कंसेंसस एट ईडम। तो कंसेंसस एट ईडम ये लैटिन वर्ड है जो लॉ में यूज में आता है। इसका मतलब है सेम थिंग इन द सेम सेंस। फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री। आपको बता ही दिया कि ये फ्री होनी चाहिए, ये पॉइंट्स अभी नहीं पढ़ रहे, इसका चैप्टर 3 है आपका पूरा, ठीक है। तो 2 चीजें आई आपकी फ्री कंसेंट में, एक तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, दबाव में नहीं होनी चाहिए, और दूसरी सेम थिंग इन द सेम सेंस। एनी डाउट, क्लियर है सबको। एग्जाम्पल देखो वही वाला है, ए हु ओन्स 2 कार इज सेलिंग रेड कार टू बी, बी थिंक ही इज परचेजिंग द ब्लैक कार। ए रेड बेच रहा है, बी को लग रहा है कि वो ब्लैक खरीद रहा है। दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, नो कंसेंसस एट ईडम। तो कंसेंसस एट ईडम का क्या मतलब है, सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसकी कमी थी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं माना जाएगा। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, क्लियर है आप लोगों को सबको। तो आज अपन ने सेक्शन 10 के अलावा तो 2 पॉइंट्स पढ़े और सेक्शन 10 के अपन ने 2 पॉइंट्स पढ़े, इनको रिवाइज करेंगे, सेक्शन 10 कल कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, राइट। एनी डाउट टू ऑनलाइन स्टूडेंट, जाओ जाओ। ये ये अभी मैंने कहा ना चैप्टर 3 में आ रहे हैं सारे। धमकी, कोरेशन यानी धमकी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी नहीं है डाउट, ओके देन, थैंक यू।